आज हम फिर एक नई ऑडियो बुक के साथ आ गए हैं जिस बुक का नाम है विश्व विजेता सिकंदर महान। विश्व के इतिहास में सिकंदर महान का चरित्र अद्भुत एवं अतुलनीय है। अल्पवयस्क उम्र में ही इस अपूर्व योद्धा ने एक छोटे से राज्य का विस्तार कर विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, जिसमें यूनान और भारत के मध्य का सारा भूभाग सम्मिलित था। सिकंदर उत्तरी यूनान के एक छोटे से राज्य मकटूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता को यूनान के श्रेष्ठ दार्शनिक प्लेटो का शिष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो सिकंदर को प्लेटो की सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु का वरदहस्त प्राप्त था। इसे एक सुसंयोग ही कहा जाएगा कि जिस समय यूनान की धरती पर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु सिकंदर के विश्व विजेता बनने के सपने को साकार होता देखना चाह रहे थे, उन्हीं दिनों भारत की धरती पर चाणक्य जैसे कुशल नीतिकार चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदवंश का नाश की योजना बना रहे थे। अरस्तु का सपना था कि सिकंदर रूपी विजेता के माध्यम से वे यूनान की सभ्यता और संस्कृति से विश्व को आलोकित कर सके। तो चाणक्य की नीति थी कि चंद्रगुप्त के रूप में भारत के भाग्य का सितारा उदय कर नंदवंश के नाश के साथ साथ भारत के समस्त जनपदों पर चंद्रगुप्त का अखंड राज्य स्थापित हो सके। सिकंदर जिस समय भारत के राज्यों को जीतना आरंभ किया, उस समय चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से हुई थी। इस पर इतिहासकार का एक मत है, परंतु यह भेंट कुछ समय के लिए होकर रह गई। चंद्रगुप्त उस समय किसी राज्य का शासक बन सका था। यदि वह किसी राज्य का शासक होता तथा सिकंदर और चंद्रगुप्त की सेनाएं आमने सामने होती, तो सिकंदर के विश्व विजेता होने के इतिहास का नक्शा ही कुछ और होता। पोरस से टकराने के बाद सिकंदर ने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया था। उसने मगध राज्य से टकराने के बजाय लौट जाने में ही दूरदर्शिता समझी थी। नंदवंश के नाश का जिम्मा शायद सिकंदर ने चंद्रगुप्त के लिए छोड़ा था, जिसे उसने जल्द ही पूरा कर लिया। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला। चंद्रगुप्त के विषय में इतिहासकार जस्टिन का कथन है कि उसने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त करा, नंदों का उन्मूलन किया, सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश करने के उपरांत जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व के मगध से लेकर पश्चिम से सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। सिकंदर महान की इस कथा में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण डालने के पीछे आस यही है कि पाठक इस बात को समझ सके कि यदि सिकंदर का टकराव परोक्ष रूप से चंद्रगुप्त से हुआ होता, तो सिकंदर और चंद्रगुप्त के इतिहास के पृष्ठ और ही दास्ता बयां कर रहे होते। पर चूंकि कुदरत ने चंद्रगुप्त से सिकंदर का टकराव टाल दिया था, उसके भाग्य में सिकंदर महान कहलाना लिखा था। अतः हम सिकंदर की कथा को पाठकों के सम्मुख सिकंदर महान के रूप में ही रूबरू कर रहे हैं। 359 ईसा पूर्व के यूनान की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन करने पर छोटे छोटे राज्य बहुत बिखरे हुए नजर आते हैं। कैरिंथ, मैसेडोनिया, थिप्स, एथेंस और स्पार्टा यूनान के राज्य कहलाते थे। उन दिनों वे आपसी स्पर्धा के शिकार थे। इन राज्यों की आपसी स्पर्धा को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे यूनान के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक प्लेटो। एक शाम उन्होंने अपनी चिंता का विषय अपने 2 प्रिय शिष्यों अरस्तु और कीरिडोटस के सम्मुख रखते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, विश्व के सामने यूनान की सभ्यता और संस्कृति का जो आदर्श है, उसके बारे में मेरी शंका है कि उसे हम कहीं खो न दें। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ गुरुवर। प्लेटो के योग्य शिष्य अरस्तु ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, आप अवश्य यह कहना चाहते हैं कि एथेंस और स्पार्टा निरंतर युद्ध के रत में रहकर अपनी शक्ति, धन और जन को गंवा रहे हैं। कैरिंथ और थिप्स भी जब तब एक दूसरे को मिटा डालने पर तुले हुए थे। ऐसे में महान यूनान का महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा दृष्टि से ही कल्याण हो सकता है। यूनान के महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा दृष्टि पाकर शायद यूनान के कल्याण का समय आ गया है गुरुवर। कीरोडोटस ने आशाजनक स्वर में कहा। कैसे? क्योंकि प्लेटो ने गंभीरता में डूबी निगाहें अपनी दूसरे योग्य शिष्य कीरिडोटस की आंखों में डाल दी। आपको स्मरण होगा गुरुवर कि आपके एकेडमी का होनहार शिष्य हमारा साथी फिलिप अपने पिता के निधन का समाचार पाकर आपसे अनुमति और हम सबसे विदा लेकर कुछ दिन पूर्व ही मकटूनिया के लिए रवाना हुआ था। हाँ, मैं अपने प्रिय शिष्य फिलिप के यहाँ से जाने की घटना को कैसे भूल सकता हूँ। वह मेरी एकेडमी का होनहार छात्रों में से एक था।
फिलिप हमारा सहपाठी, हमारा प्रिय मित्र मकटूनिया का राजपुत्र था। अरस्तु ने अपने मित्र और सहपाठी की मधुर स्मृतियों को संजोते हुए कहा, अपने पिता के अस्वाभाविक निधन का समाचार पाकर रवाना होने वाले हमारे मित्र सहपाठी ने मकटूनिया पहुंचते ही वहां के शासन की बागडोर संभाल ली थी। किरीडोटस ने प्रसन्नता भरे स्वर में बताया, हाँ, मैं सुना है। प्लेटो के माथे पर चिंता की लकीरें अब भी थी। इतिहासकार सिरनेम पांडे के भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास में ऐतिहासिक तिथियों को भी लिया गया है, अतः अन्य पुस्तकों से तिथि भिन्नता हो सकती है। उन्होंने आगे कहना जारी रखा, फिलिप में वीर कुशल नीति निपुण साहसी सेना नायक के गुण मौजूद है। वह महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण भी है, परंतु मकटूनिया के उन दुर्बुद्ध सामंतों को क्या किया जाए जो बाहुबल के आधार पर आज भी फिलिप को मकटूनिया का सिंहासन अधिकारी मानने का तैयार नहीं। वे आज आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं कि मकटूनिया के राजा का चयन बहुमत के आधार पर किया जाए, पर फिलिप को ऐसे सामंतों की परवाह नहीं। वह निरंतर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के कार्य में लगा हुआ है, किरोडोटस ने हर्षित स्वर में बताया। लेकिन इन अंतर्विरोधियों के चलते फिलिप को अपने राज्य के सामंतों के विरुद्ध ही संघर्ष करते हुए काफ़ी समय तक अपनी शक्ति गंवानी पड़ेगी। प्लेटो ने अपनी आशंका सामने रखी, पर कोठिंथ तथा थिप्स, एथेंस और स्पार्टा जैसी स्थितियों से तो फिलिप को गुजरना नहीं पड़ रहा है। उसके सामने इन पड़ोसी देशों से युद्ध का एक बड़ा खतरा तो नहीं? अरस्तु ने गंभीरता का सवाल किया। हाँ, यह स्थिति तो फिलिप के सामने लाभप्रद है, प्लेटो ने स्वीकार करते हुए कहा। उसे सिर्फ राज्य के आंतरिक झगड़ों से निपटना पड़ रहा है। फिलहाल ब्रह्म युद्ध का खतरा मकटूनिया के सम्मुख नहीं है। जी गुरुवर, किरीडोटस ने प्लेटो के सामने सम्मान के साथ सिर झुकाकर कहा, और इसी राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्षण पहले कहा था कि यूनान के महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा दृष्टि पाकर यूनान के कल्याण का समय आ गया है। अपनी बात और स्पष्ट करो प्रिय किरोडोटस। प्लेटो की मुख मुद्रा पहले से अधिक गंभीर हुई। यूनान के मानचित्र में एकमात्र मकटूनिया ही ऐसा राज्य बचा हुआ है जो फिलहाल बाह्य युद्ध से ग्रस्त नहीं। किरोडोटस ने कहा, इसे महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा दृष्टि माननी चाहिए। हमें इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि फिलिप की सैन्य शक्ति अधिक शक्तिशाली हो ताकि वह यूनान के अन्य आपसी युद्धों में फंसे राज्यों को जीतकर एक छत्र राज्य स्थापित कर यूनान के गौरवशाली दिनों को लौटा सके। फिलिप मेरा प्रिय शिष्य है, मुझे उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, हर वह संभव प्रयास व उपाय करना चाहिए जो उसके हित में हो। परंतु मुझे शंका है कि कहीं मकटूनिया राज्य के सामंतों का आंतरिक विद्रोह फिलिप के महान उद्देश्य के सपनों को चकनाचूर न कर दे। ऐसी संभावना नहीं गुरुवर। किस आधार पर? किरोडोटस, प्लेटो ने पूछा। आपकी कृपा दृष्टि से जो कुछ मैंने सीखा है वह सीख मुझे इस बात का ज्ञान देती है कि बाह्य युद्ध होने पर राज्य के छोटे छोटे झगड़े स्वतः ही कुछ इस तरह लुप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर तारागणों का समूह अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो के गंभीर चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए मंद मुस्कान आई। फिर वे अरस्तु से बोले, अपनी सहपाठी किरोडोटस के कथन पर कुछ कहना चाहोगे प्रिय? अरस्तु, जी गुरुवर, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सूर्योदय होने पर तारागणों का अपना समूह अस्तित्व नहीं खोते, बल्कि कुछ घंटों के लिए वे छुप जाते हैं। सूर्यास्त के पश्चात वे फिर चमकना आरंभ कर देते हैं। अरस्तु ने गंभीर वाणी में कहा। बहुत ठीक, तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी प्रिय शिष्य। फिर वे किरोडोटस से मुखातिब हुए। तुम्हारा कथन भी युक्ति संगत है किरोडोटस कि यदि बढ़ाई हुई सैन्य शक्ति से फिलिप पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धरत हो जाए तो विरोधी सामंत शांत होकर बैठ जाएंगे, परंतु यह महज कुछ दिनों की बात होगी। निर्णायक युद्धों के समाप्त होने पर वे कहीं तेजी से सिर उठा लेंगे। प्लेटो ने कहना जारी रखा, युद्ध का निष्कर्ष यदि हम अभी से न निकालें तो जो नतीजा सामने आएगा वह या तो जीत के रूप में होगा या हार के रूप में। युद्धों में यदि फिलिप की जीत भी होती है तो विरोधी इस बात पर जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे कि युद्ध से में मकटूनिया के जन और धन की विशाल हानि हुई है, इसके लिए जिम्मेदार फिलिप ही है। और यदि युद्ध में फिलिप की हार होती है तो उसका अस्तित्व सदा के लिए यूं भी समाप्त हो जाएगा। गुरु प्लेटो के दूरदर्शितापूर्ण विचार को सुन अरस्तु और किरोडोटस को कोई उचित कथन सूझ न सका। कुछ देर के गहन मौन के बाद प्लेटो ने कहा, लेकिन यूनान के लिए, अपने प्रिय फिलिप के लिए वर्तमान परिस्थितियों में हमें मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना है। यूनान के बुद्धिजीवी जनता हमारी ओर आभा दृष्टि से देख रही है, हमें कुछ करना होगा।
जी गुरुवर। अरस्तु यकायक ही आशा भरी चमक आंखों में भरकर बोला, यूनान की बुद्धिजीवी जनता की उस आशा और विश्वास का लाभ आपको उसी रूप में उठाना चाहिए जिस रूप में आपके प्रति आपका विश्वास बना हुआ है। मुझे क्या करना होगा प्रिय वत्स? मकटूनिया में फिलिप के पास अपना विश्वस्त दूत भेजना होगा। फिलिप के पास दूत को जाकर इस बात का संदेश देना होगा कि मकटूनिया की राजसत्ता संभालने के लिए आपका आशीर्वाद और समर्थन फिलिप के साथ है। अरस्तु ने कहना जारी रखा, फिलिप को आपका आशीर्वाद मिलते ही यूनान के भद्रजन प्रमुख व्यक्ति फिलिप का आदर करना आरंभ कर देंगे। हर किसी की यह सोच बनेगी कि यूनान के महान विचारक और दार्शनिक गुरु प्लेटो का आशीर्वाद सिर्फ सुपात्र को ही मिल सकता है। इस प्रकार जब हजारों लोगों की अच्छी सोच फिलिप के पक्ष में मुड़ेगी तो फिलिप के विरोधियों के सामने इस बात का खतरा मंडराने लगेगा कि फिलिप के विरोध के फलस्वरूप जनता का कोप भाजन उन्हें न होना पड़े, सामंत के पद से जनता उन्हें उखाड़ न फेंके। अति उत्तम दूरदृष्टि, प्लेटो ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिलिप निसंदेह सुपात्र है, उसे अपना समर्थन देने में मुझे कोई दुविधा नहीं। मेरा एक और भी निवेदन है गुरुवर, और यह विचार मुझे कुछ विलंब से सूझा। बोलो। अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए फिलिप को अपनी अकादमी में ही अब आने का बुलावा भेजना चाहिए। वह जब मकटूनिया से एक राजा के रूप में चलकर यहाँ तक आएगा, उस समय पूरे यूनान की निगाहें उसके यहाँ आगमन और आपसे होने वाली वार्ता की ओर लगी होगी। उन स्थितियों में आपने उससे क्या कहा यह प्रचारित होने में देर न लगेगी। बहुत खूब, प्लेटो ने कीरोडोटस पर निगाह डालकर कहा। इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहोगे प्रिय कीरोडोटस? मेरा पूर्ण समर्थन अरस्तु के कथन के प्रति है गुरुवर। बेहतर है किसी एक बात के लिए 3 जनों के विचार एक से हो, उसमें किसी को कोई शंका न हो तो निश्चित रूप से वह विचार सर्वोच्च होता है। प्लेटो ने कहा, मेरा आदेश है कि अरस्तु और कीरोडोटस तुम दोनों ही मकटूनिया के लिए बगैर कोई विलंब किए यहाँ से रवाना हो जाओ। जैसा आदेश आदरणीय गुरुवर, दोनों ने नतमस्तक होकर कहा। इस काम के लिए अच्छी घड़ी इस रूप में भी है कि तुम दोनों ने अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है। 2-4 दिन बाद दीक्षांत समारोह में मैं तुम दोनों के एकेडमी से विदा होने की घोषणा करने वाला था। इस कार्य को 2-4 दिन टालने के बजाय मैं आने वाली प्रातः में ही पूर्ण कर लूँगा। अहोभाग्य अरस्तु और कीरोडोटस ने कहा, मेरा यह भी आग्रह है कि तुम दोनों के लिए कि दूत बनकर जाने मात्र से ही यूनान के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझ लेना। आवश्यकता पड़ने पर फिलिप के राजकाज में हाथ बटाने का पूरा प्रयास करना। जैसी आज्ञा। शुभरात्रि, प्लेटो ने कहा तथा अपने स्थान से उठकर सैन्य कक्ष की ओर रवाना हो गए। विद्रोहियों का अंत। मुबारक हो महान फिलिप। कीरोडोटस ने हर्षित भाव और आंखों में चमक के साथ फिलिप के मंत्रणा कक्ष में प्रवेश करते हुए अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। मंत्रणा कक्ष में इस समय फिलिप के साथ अरस्तु की भी उपस्थिति थी। प्लेटो, अरस्तु व कीरोडोटस के मध्य में जो योजना बनी थी वह कार्यान्वित की जा चुकी थी। प्लेटो ने एकेडमी में अपने सैन्य दल बल के साथ जाकर फिलिप ने आशीर्वाद तथा समर्थन प्राप्त किया था। पूर्व योजना के अनुसार इस बात का समाचार जंगल की आग की तरह यूनान के चप्पे चप्पे में फैलता चला गया था। मकटूनिया के भद्रजन, बौद्धिक लोग, जमींदार और काफ़ी संख्या में सामंत फिलिप के पक्ष में आंधी की आग की तरह आकर गिरते चले गए थे। यूनान के अन्य राज्यों की जनता फिलिप के प्रति सम्मान भाव में भरने लगी थी। जो युक्ति सामने आई थी उससे संतुष्ट होकर फिलिप ने अरस्तु और कीरोडोटस को आग्रह पूर्वक अपने साथ ही रहने के लिए राजी कर लिया था। फिलिप की नज़रों में दोनों बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही पूरी तरह विश्वास पात्र भी थे। दोनों को उनकी योग्यताओं के अनुसार सम्मानित पद दिया गया था। उसने अरस्तु को अपने प्रमुख सलाहकार और कीरोडोटस को गुप्तचर प्रमुख नियुक्त किया था। उन दोनों का सुझाव लेकर राज्य के अन्य प्रमुख पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति की गई थी जो विश्वस्त और अच्छी तरह से परखे हुए थे। उस समय मंत्रणा कक्ष में कीरोडोटस का आगमन आकस्मिक न था। फिलिप और अरस्तु उसके लिए कुछ देर से प्रतीक्षारत थे। आइए, मकटूनिया के श्रेष्ठ गुप्तचर प्रमुख पधारिए, आपका स्वागत है। फिलिप ने अपना स्थान छोड़ उठ खड़े होते हुए कीरोडोटस के प्रति सम्मान भाव दर्शाया। आपका अपना स्थान संभाले महान फिलिप। मेरा स्थान कहाँ है इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आया हूँ तो बैठूंगा भी।
मैंने पहले ही कहा है कि मेरे आगमन पर आप अपना आसन न छोड़ा करें। कीरोडोटस ने शीघ्रता से बढ़कर अपना स्थान संभालते हुए कहा, और मैंने भी इस बात को पहले ही आपसे कहा है कि मित्र कीरोडोटस के आप मुझे महान कहकर संबोधित न किया करें। आपकी ओर से सिर्फ मेरा नाम ही लिया जाना काफ़ी है। फिलिप ने आत्मीयता भरे स्वर में कहा, नहीं, कदापि नहीं। अब हम अकादमी के मात्र सहपाठी नहीं, आपके कंधों पर यूनान की राजनीतिक सत्ता को एक सूत्र में पिरोने की जिम्मेदारी महान गुरु प्लेटो ने डाल दी है, और मुझे इस कर्तव्य में बांध दिया है कि गुप्तचर प्रमुख के रूप में न सिर्फ मकटूनिया बल्कि पूरे यूनान की खबर रखूं कि आपके पक्ष में या विपक्ष में कैसी राजनीति चालें चली जा रही है। कोई अच्छी खबर लेकर आए हो कीरोडोटस? अरस्तु ने विषय को मोड़ते हुए गंभीर स्वर में पूछा। ऐसा ही है, कीरोडोटस ने बताया। महान गुरु का समर्थन पाने की पुष्टि हो जाने के बाद एथेंस के सभी कुलीन सामंत मकटोनिया सम्राट के समर्थन में आने को तैयार है। उन्हें प्रतीक्षा है तो मात्र इसकी कि मकटोनिया सम्राट कब उन्हें ऐसा करने का संकेत दे। गुरुवर प्लेटो की जन्मस्थली होने के कारण एथेंस के कुलीन सामंतों की ओर से ऐसी आशा पहले से की जा रही थी। अरस्तु ने अधिक आश्चर्य या सुखद भाव प्रकट किए बगैर कहा। एक दूसरी भी खबर है कि मित्र अरस्तु, आपकी जन्मस्थली एस्टेगिरा नगर के सामंतों की भी यही सोच बन चुकी है। वे इस बात से बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित है कि एस्टेगिरा नगर के एक नागरिक को मकटूनिया सम्राट के प्रमुख सलाहकार होने का सम्मानजनक स्थान मिला, और तुम्हारी स्वयं की जन्मस्थली स्पार्टा के लोगों ने पहले ही खुला समर्थन मकटूनिया सम्राट फिलिप को दे दिया है। अरस्तु ने सोचपूर्ण स्वर में कहा, यह बात अपने आप में पूर्ण सत्य है कि एथेंस, एस्टेगिरा, स्पार्टा में सम्राट फिलिप का एक भी विरोधी नहीं है। कीरोडोटस ने स्वर में गहरा उत्साह था। पर यह बात कैसी अजीब है कि मकटूनिया राज्य से बाहर के सामंतों, जमींदारों, कुलीनों और बुद्धिजीवियों का खुला समर्थन सम्राट फिलिप को मिल रहा है, लेकिन स्वयं मकटूनिया के कुछ भीतर घात करने वाले लोगों से अभी भी हम सशंकित है। अरस्तु ने तनिक चिंताजनक स्वर में कहा, आपका इशारा संभवतः विद्रोही सामंत पीरोपिडीज और रोमोक्लीज की ओर है। कीरोडोटस ने गंभीर मुद्रा में कहा, संभवतः नहीं, बल्कि मेरा कथन यही है। अरस्तु ने गंभीर स्वर में कहना जारी रखा, आपके एक सप्ताह तक राज्य से बाहर रहने की अवधि में मैंने उन दोनों दोस्तों सामंतों के बारे में भरपूर जानकारियां जुटाने का कार्य जारी रखा। क्या वे हाथ आए या मार दिए गए? कीरोडोटस ने गहरी उत्सुकता के साथ पूछा। वे न हाथ आ सके और न ही मारे गए। वह स्थिति किसी भी तरह उचित नहीं, फिलिप ने गंभीर स्वर में कहा। नीति कहती है कि दुश्मन खुले में हो तो समय की अपेक्षा कम खतरा होता है, जबकि वह छुप जाए। शिकारियों के लिए वह समय सबसे ज़्यादा परीक्षा का होता है, जबकि शिकारी के भय से कोई शिकार आंखों से ओझल होकर छुप जाए। इस बात की शंका हर समय मंडराती रहती है कि शिकार न जाने किस ओर से छुपकर वार कर जाए। आपकी शंका उचित है। पीरोपिडीज और रोमोक्लीस शांत नहीं बैठे हैं, कीरोडोटस ने कहा। हाँ, एक सप्ताह में मैंने जो जानकारियाँ एकत्र की है उसके अनुसार वे सामंतों और जमींदारों के संपर्क बना कर आपके विरुद्ध जहर उगल रहे हैं। वे इस बात के असफल प्रयास में लगे हैं कि आपके विरुद्ध विद्रोह करा दे, पर अच्छी स्थिति ये है कि लोग उनके बरगलाने में नहीं आ रहे हैं, अरस्तु ने कहा। अपने प्राणों का भय नहीं, फिलिप ने कहा। उनके परिवार वाले भी उनका साथ छोड़ गए, कुल कुटुंब वाले भी, क्योंकि हर किसी को राजदंड का भय सता रहा है। उनका कहना क्या है? वे सब उनका निंदा प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपके शासक बनने का समर्थन किया है, अथवा आपके कदमों में सिर झुकाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। और क्या कह रहे हैं वे कथनानुसार यूनान में गणतंत्रात्मक प्रणाली है। किसी भी राज्य के नए शासक का चुनाव जनता के बीच सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। किसी को भी शासक का सिंहासन इस आधार पर न दे दिया जाए कि वह राजा का पुत्र है, अतः वही राजा बनेगा। यूनान के अनेक राज्यों के मामले में तो यही होता आया है कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा घोषित किया गया। अनेक मामलों में, पर सब मामलों में नहीं। इसी बात को दोनों ने अपने तर्क का आधार बना रखा है। उन्हें कोई यह बताने वाला नहीं कि गणतंत्रात्मक प्रणाली का अर्थ सर्वसम्मति नहीं, बहुमत होता है, फिलिप ने गंभीर स्वर में कहा। इस बात को उनसे हर किसी ने बताया जिसके पास वे अपने साथ विद्रोही गुट में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर गए। उनके द्वारा बहुमत की
बात बताए जाने पर पीरोपिडीज और रोमोक्लीज का तर्क है कि पहले फिलिप अर्थात आपने राज सिंहासन पर कब्जा किया, फिर मकदूनिया की जनता से समर्थन लेना शुरू किया। इस स्थिति में जबकि आपके हाथों में राजतंत्र का अधिकार हो तो कौन मूर्ख अपनी जान गंवाने के भय से समर्थन देना स्वीकार न करेगा। अपनी कथन से उन्होंने साबित कर दिया कि दो ही मूर्ख मकदूनिया राज्य में थे, पीरोपोडिस और रोमोक्लीज। दोनों ने अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी है। अतः मेरा आदेश है कि उन्हें यथाशीघ्र खोज निकाला जाए और बगैर किसी विलंब के उसका वध कर दिया जाए। फिलिप कहता रहा, यदि दोनों राजद्रोही भागकर किसी अन्य राज्य में पहुंच गए तो उस राज्य को मेरा संदेश पहुंचाया जाए कि वे मेरे राजबंदियों को मुझे सौंप दे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। अपनी बात कहकर फिलिप ने अपना स्थान छोड़ दिया और धीमे कदमों से चहलकदमी करने लगा। इस मामले में इतना अधीर और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, महान फिलिप, अरस्तु ने सहज स्वर में कहा। जब तक दोनों विद्रोहियों को कटा हुआ सर सिर में अपने कदमों पर गिरा हुआ नहीं देख लेता, मैं अधीर ही रहूंगा मित्र अरस्तु। वह समय भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है महान फिलिप। कब? बहुत जल्द, शायद आज ही। अरस्तु ने कहा कि उसी क्षण प्रवेश कक्ष का पर्दा हिला। तीनों की दृष्टियां प्रवेश द्वार की ओर उठी। पर्दा 3 बार हिला। यह इस बात का संकेत था कि कोई संदेशवाहक अंदर आने की अनुमति चाहता है। यह भी स्पष्ट था कि संदेशवाहक विश्वस्त दूत है, जिसे बाहर की सुरक्षा टुकड़ी की जांच पड़ताल और राज चिन्ह दिखाने के बाद वहां तक आने दिया गया है। प्रमुख सलाहकार अरस्तु की सलाह पर फिलिप ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जब वे सैन्य कक्ष या मंत्रणा कक्ष में हो तो अति विश्वस्त व्यक्ति के अलावा कोई उन तक उस समय तक न पहुंच सके जब तक वे स्वयं न चाहे। पर्दा हिलाकर ठहरने के बाद अरस्तु ने ऊंचे स्वर में पूछा, बाहर कौन है? महाराज की सेवा में साइटागोरस पेश होने की इजाज़त चाहता है, बाहर से विनीत स्वर में कहा गया। तुम्हें बाहर के रक्षकों ने रोका क्यों नहीं? फिलिप ने कड़कदार आवाज़ में कहा। तेवरों में बल पड़े। आवाज़ में कड़कपन और तेवरों में बल के पड़ने की वजह यह थी कि साइटागोरस नामक उनके लिए नितांत अजनबी था। उनके विश्वस्त सलाहकारों और दरबारियों की बात तो दूर, इस नाम का कोई सैन्य प्रमुख भी उनकी जानकारी में न था। महाराज का कथन सत्य है, मुझे एक नहीं 3 बार रोका गया, पर तीनों ही स्थानों पर मुझे राजमुद्रिका दिखाकर आगे बढ़ने में सहायता मिली। राजमुद्रिका? फिलिप ने कुछ न समझने वाले स्वर में दोहराया। जो आपके प्रधानमंत्री महोदय की ओर से मुझे दी गई थी और मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं उसे दिखाकर आज ही मंत्रणा कक्ष तक पहुंचूं और आपके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकूं। महाराजाधिराज। पर्दे के पीछे द्वार पर मौजूद व्यक्ति का स्वर उभरा। प्रधानमंत्री से उसका आसन निसंदेह अरस्तु थे। महाराज फिलिप ने कौतुक भरे नेत्रों से अरस्तु की ओर दृष्टि जमाई। हाँ, मैंने उसे इस समय यहाँ आने का निर्देश दिया था, अरस्तु निर्विकार भाव से कहा। यह समय इसलिए भी उचित था क्योंकि श्रीमान कीरोडोटस का भी इस समय यहाँ मौजूद होना निश्चित था। यह साइटागोरस कौन है? कीरोडोटस ने पूछा। उसके आने के बाद ही उसके बारे में जाना जाता तो कहीं अच्छी बात होगी, परंतु इस समय मंत्रणा के बीच फिलिप बोला, इसका आगमन उसी समय से संबंधित है जिस पर हम इस समय विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे आने दिया जाए, फिलिप ने कहा। साइटागोरस महाराज फिलिप तुम्हें अंदर प्रवेश की आज्ञा देते हैं, अरस्तु ने बुलंद आवाज़ में कहा ताकि आवाज़ बाहर तक पहुंच सके। पर्दा थोड़ा सरका। महाराजाधिराज मकदूनिया नरेश की जय हो कहता हुआ एक युवा प्रविष्ट हुआ। फिलिप और कीरोडोटस दोनों ही चौंके। चौंकने की वजह प्रवेश करने वाले विचित्र हुलिया था। यदि उंगलियों के बीच चमचमाती स्वर्ण की राजमुद्रिका उसने न धारण कर रखी होती तो उसे मंत्रणा कक्ष में तो क्या राजमहल के आसपास भी ठहरने से सैनिक और रक्षकगण रोक देते। उसका हुलिया ऐसा था कि उसे नागरिक आबादी में होने के बजाय जंगलों में होना चाहिए था। उसने एक हाथ में लंबे फल वाला भाला धारण कर रखा था, दूसरा हाथ जो राजमुद्रिका से युक्त था उसे आगे फैला रखा था। वह सिर झुकाए हुए थे। उसके तन पर बहुत कम फटे चिथरे से वस्त्र थे। बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सिर से पैर तक वह बेतरतीब इंसान था, पर वह युवा था, शरीर से हष्ट पुष्ट था। अंदर आने के बाद भी उसने दृष्टि नीची कर रखी थी। क्या खबर लाए हो साइटागोरस? अरस्तु ने पूछा। तुम महान फिलिप के सामने सीधे खड़े होकर लाई हुई सूचना को दे सकते हो। बेतरतीब युवक सीधा खड़ा हुआ, पर सम्राट से नजरें मिलाने की हिम्मत उसने न समेटी।
इससे पहले कि साइटागोरस की ओर से कोई समाचार दिया जाए, मैं सम्राट और गुप्तचर प्रमुख कीरोडोटस को इसके बारे में जानकारी दे देना हितकर समझता हूँ। अरस्तु ने कहा, नाम तो आप जान चुके हैं। साइटागोरस नाम से जाना जाने वाला यह नौजवान कोरस कबीले के सरदार सारागोस का पुत्र है। ओह! फिलिप ने इत्मीनान भरी एक गहरी सांस ली। मुझे स्मरण है, कोरस कबीले के सरदार सारागोस की विश्वसनीयता की पिताजी प्रशंसा किया करते थे। सरदार सारागोस की विश्वसनीयता का आलम यह है कि जिस दिन उसने सम्राट फिलिप के निधन का दुख समाचार सुना, उसी दिन उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। हैरत है, ऐसा अद्भुत संयोग हुआ, फिलिप ने कहा। हाँ, ऐसा ही हुआ। फिलिप सम्राट द्वितीय। अरस्तु ने साइटागोरस के सम्मुख फिलिप के विशेष सम्मान देते हुए बताया, सरदार सारागोस के बाद कोरस कबीले की सरदारी साइटागोरस के हाथ आई होगी। अवश्य ऐसा ही हुआ सम्राट, अरस्तु ने कहना जारी रखा। सरदार सारागोस की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं कोरस कबीले गया। यह कार्य मैंने गुप्तचर प्रमुख कीरोडोटस की अनुपस्थिति में किया। मैंने जाकर इस बात की जानकारी जुटाने की चेष्टा की कि दोनों राजद्रोही पीरोपिडीज और रोमोक्लीज कहीं कबीले की ओर कूच करके खुद को कबीलाई लोगों के बीच तो नहीं छुपाए हुए हैं। इस मामले में सफलता मिली या असफलता, मैं शीघ्रता से सुनने का उत्सुक हूँ। आप भी उत्सुक हो जाइए श्रीमान कीरोडोटस। अरस्तु ने कीरोडोटस की ओर आंखें से गुप्त संकेत करते हुए कहना जारी रखा। मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिल गई थी सम्राट। दोनों राजद्रोही शहरी आबादियों में कई दिनों से देखे नहीं गए थे। जब मेरा ध्यान कबीलाई बस्तियों की ओर गया था, मैंने कबीलाबाई बस्तियों से जानकारी हासिल की तो दोनों की ताज़ा तरीन सरगर्मियाँ की कुछ बातें सामने आई। तब मैंने कोरस कबीलों में पहुंचकर साइटागोरस से संपर्क साधा। आपकी विश्वसनीयता के प्रति साइटागोरस को वफादार पाकर मैंने इसे काम सौंपा कि वह दोनों राजद्रोहियों को पता लगाकर स्वयं आपके सम्मुख आकर सूचना दे। इस निमित्त मैंने आप तक पहुंचने की सीधी व्यवस्था कर दी थी। परिणाम स्वरूप साइटागोरस उचित समय पर